हमने दर्रों की बात की थी। दर्रों के कुछ दर्रे और हैं उसमें, जैसे कि हमारा है यहाँ पे पीर पंजाल दर्रा, ये हमारे कश्मीर वाले इलाके में आता है। इसके अलावा हमारा आता है मीनटेक दर्रा, जो कि पीओके वाले क्षेत्र में चला गया है। ये दर्रे ऐसे हैं जो साल भर बर्फ की वजह से बंद ही रहते हैं, और जब खोले जाते हैं तो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कहीं व्यापारिक दृष्टि से अभी इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें भारत की, तो इसमें है लेक पानी दर्रा। देखिए ये म्यांमार, यहाँ अपना पड़ता है म्यांमार। तुज दर्रा भी यहाँ पे मिनपुर से तुज दर्रा किसको जोड़ता है? म्यांमार को। यहाँ से दीफू दर्रा, ये भी म्यांमार वाले क्षेत्र को जोड़ने का काम करते हैं। तुंगा पास जो है, तुंगा पास और बोमडिला, ये दोनों ही क्षेत्र तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। तो ये तो हो गए हमारे प्रमुख दर्रे। इसके अलावा भारत की कुछ प्रमुख चोटियां हैं जिनकी हाइट हमें पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ है। तो उसमें सबसे ऊंची भारत में नहीं, क्योंकि पीओके, ये वाला हिस्सा पीओके के पास चला गया है, तो इस वजह से भारत की ये संवैधानिक रूप से हमारी है, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड वाले में। तो भारत की अगर क्वेश्चन है की और मैं मतलब होता है अंदर, तो की के लिए आप लिखेंगे गॉडविन आस्टीन, जिसको K2 के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल हाइट है 8,611 मीटर। दूसरी बात करें हम इसी के पास पड़ते गाशियाबी पीओके में गाशियर ब्रूम, जो कि 8,068 मीटर है, इससे छोटी है। इसी नीचे आते जाए तो हमारी नेक्स्ट नंगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8,126 मीटर। भारत की हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं है। नून कुन, ये भी सदा बर्फ से जमी रहती है, लेकिन इसके आसपास जो ये क्षेत्र है, जैसे K2 है या नून कुन है, ये सदा हमेशा बर्फ से होने के कारण जब थोड़ा सा समर सीजन आता है तो यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं। ग्लेशियर के किस काम आते हैं? नित्यवाही नदियों को पानी देने के लिए, क्योंकि ये मेल्ट होते पानी बनते हैं, और पानी के माध्यम से हमें जो नित्यवाही नदियाँ हैं उनको जल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर आ जाते हैं। पहले भी बताया साल्टेरो, बफेलो है, सियाचिन, ये सारे क्षेत्र अपने यहीं आ जाते हैं। इसके अलावा साल्टेरो कांगड़ी, ये यहीं पड़ता है, ये आ जाती है 7,742 मीटर। ये भारत की बात कर रहे हैं। इसके अलावा नंदा देवी 7,872 मीटर। भारत में देखिए, भारत की तो हो गई K2 और भारत के में का मतलब है अंदर, जो अब वर्तमान में, तो वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम, ये हमारा सिक्किम वाला क्षेत्र है। सिक्किम में 8,598 मीटर, भारत में सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, नोकरेक यहाँ पे है हमारी मेघालय वाले क्षेत्र में। तो ये हमारी कुछ ऐसी प्रमुख चोटियाँ हैं। देखिए, जैसे आप कहेंगे मैं माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में होने को, तो यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट आ जाएगी, मकालू आ जाएगी, धौलागिरी यहाँ पे आ जाएगी, धौलागिरी आ जाएगी। तो ये सब नेपाल की चोटियाँ हैं। हमें भारत पढ़ना है तो हमें नेपाल बाद में विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं उनकी कहाँ लोकेटेड है, कितनी हाइट है, ठीक है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। जो विशेष दर्रे थे वो भी हमने बात कर ली। कहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तुज दर्रा आप ध्यान रखिएगा, दीफू दर्रा है, अपना यहाँ से बोमडिला था, ये आपका नाथुला दर्रा मैं आपको बताई चुकी थी, नाथुला दर्रा। तो ये प्रमुख दर्रे और प्रमुख चोटियाँ आपको पता होनी चाहिए कि भारत में ये कहाँ कहाँ पे है। हमारा अगला टॉपिक है भारत का विशाल मैदान। देखिए, विशाल मैदान हिमालय वाला क्षेत्र हमने पढ़ लिया था। ये जो सारा क्षेत्र है यहाँ से मैप में, ये पूरा हमारा हिमालय रीजन था और ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ थी। अब उसके दक्षिण का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, जिसमें अपना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP का भाग, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा असम तक का पार्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तक का, ये सारा जो हिस्सा आ जाता है हमारा, ये आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से। देखिए, मैदान जो है नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई थी, जलोढ़ बहा के लाए जाते हैं, उसके द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। तो भारत में जो मैदान है, अगर देखा जाए तो विशेष रूप से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ने तैयार किया है। ब्रह्मपुत्र नदी जो पूर्व की ओर के सारा मैदान तैयार करती है, यहाँ तक का बांग्लादेश का भी इसी में आता है।
और गंगा जो हमारे यहाँ की सबसे मुख्य नदी है, गंगा यमुना जो कही जाती है तहजीब, तो ये जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे कहते हैं हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान, या उसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब इसकी बात है तो बना ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो नदियाँ हैं। देखिए, क्योंकि जब मैंने हिमालय की बात की थी, यहाँ से मैंने आपको कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की गई थी, तो यहाँ से कहा था सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी तो उत्तर के क्षेत्र की बनाएगी। उसके बाद यहाँ अलकनंदा और भागीरथी या देवप्रयाग से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से वो गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी जो निकलती है तो सिंधु दूसरी हो गई गंगा, और तीसरी यहाँ से तिब्बत से वही मानसरोवर सांगपो यहाँ कहलाएगी सांगपो, यहाँ से जाएगी दिहांग लोहिता सेकेंड, और फिर असम में आके क्या नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी आके ये जाती है पश्चिमी बंगाल में, और उधर से यहाँ से हमारी जो गंगा निकली है वो पूरी बहती हुई फिर आ जाती है, वो भी बंगाल की खाड़ी में जाके यहाँ से पश्चिमी बंगाल की तरफ से होती है, निचले यहाँ से पश्चिम बंगाल से होती है, वो फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और दोनों जाके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो अब ये तीन मुख्य नदी हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन ये सिर्फ तीन नहीं, इनकी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे सिंधु की है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, यहाँ से ब्यास है। तो ये 5 और मुख्य नदियाँ आ गई, और इनकी भी छोटी छोटी सहायक नदियों में जो सिंधु का तंत्र कहलाता है। तो इन नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ और मिट्टी, गंगा अकेली नहीं है, गंगा के साथ और भी यमुना भी आ जाती है, दक्षिण से बाद चंबल आ जाएगी, इधर से सोन आ जाएगी, इधर से रामगंगा है, बाणगंगा है, बेतवा, कोसी है, ताप्ती है, घाघरा है, गोमती है, ये सारी नदियाँ यहाँ आके किसमें मिलती हैं गंगा में। तो ये गंगा का तंत्र हो गया पूरा का पूरा। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र बहुत कम नदियाँ आके मिलती है, क्योंकि वो यहाँ पे एक अकेली नदी है, बाकी की छोटी मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्व में नागा के द्वीपों के पास एक ही नदी थी। तो मुख्य नदी तंत्र जो है, तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत लावा के जो समतल सतह पे बिछाई जाती है साल दर साल, उसके द्वारा जो मैदान निर्मित हुआ वो है हमारा उत्तरी भारत का विशाल मैदान। समतल मैदान है, उबड़ खाबड़ नहीं है। अगर बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में 3200 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इसका मतलब अरुणाचल वाले, असम वाले हिस्से से लेकर पंजाब तक हम आ गए इसमें। ठीक है, 3200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो इसका जो चौड़ा हिस्सा है वो पंजाब, हरियाणा, ये MP, बिहार इधर वाले हिस्सा, यूपी वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा चौड़ा है। उसके बाद असम वाले हिस्से में 17 हो जाता है। तो 150 से 300 किलोमीटर, इसका मतलब 300 किलोमीटर वाला उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा जो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, ये वाला हिस्सा है इसका ज़्यादा चौड़ा है। ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से, देखिए हमारे यहाँ की समुद्र तल से जो ऊंचाई नापी जाती है वो मद्रास के पास से नापी जाती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई 50 से 150 मीटर। देखिए इसके बाद सीधे बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। ठीक है, भारत की ज़्यादातर नदियों का जो बहाव है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ऐसे सारी की सारी बह के कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। 4-5 ही नदियाँ हैं जो कहाँ आती हैं, अरब सागर की ओर आके गिरती हैं। तो जो बड़ा नदी तंत्र है पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। तो वो जो क्षेत्र उसके बीच में पड़ेंगे तो अपने संग लाई गई रेत, मिट्टी, बालू, सिल्ट वगैरह सबको इस क्षेत्र में बिछाएंगे। तो इस तरीके के किसका निर्माण होगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान का। मैंने आपको क्षेत्र बताई दिए थे, पंजाब है, हरियाणा है, ये राजस्थान का देखिए उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र वाला वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा, ये हमारा MP वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ से उत्तराखंड भी है अपना, इसमें बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा। ये पूरा पार्ट अपना असम वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, ये संपूर्ण क्षेत्र हमारा किस में आ जाता है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में। देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई की हमने बात कर ली। अब आती है हमारी कि हमारा मैदान बनता कैसे। मैंने आपको चार्ट में पहले भी बताया था कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम समझने के लिए 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भाबर, दूसरा है हमारा तराई, तीसरा है हमारा बांगर, चौथा है हमारा भादर और 5वां है हमारा डेल्टा।
ये 5 भागों में अगर हमें समझ में आता है तो यही क्रम याद रखने, क्योंकि हर क्रम दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करें भाबर। भाबर का मतलब होता है भरा हुआ। अब देखिए इसको समझने के लिए हमने ये हिमालय वाला क्षेत्र पढ़ा था, और ये वाला क्षेत्र जो था हमारा, मैं इसको ऐसे ऐसे करी, शिवालिक वाला क्षेत्र, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक अगर पर्वत श्रेणी ये ऐसे जा रही है, ये मान लीजिए शिवालिक। शिवालिक के जो ये पर्वत पदीय क्षेत्र, ये निचला वाला क्षेत्र, कहाँ से लेके सिंधु नदी, सिंधु नदी वही मानसरोवर कश्मीर वाले इलाके, सिंधु नदी से लेके यहाँ हमारा क्या पड़ जाता है, ये नेपाल समझ लीजिए, नेपाल, और ये हमारा हिस्सा सिक्किम का, फिर ये अपना भूटान आ जाता है, ये भूटान, और ये वाला हिस्सा हमारा है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम से यहाँ से निकलती तिस्ता नदी, ठीक है, कौन सी नदी, तिस्ता। तो सिंधु नदी से लेके तिस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है, ये इलाका कहलाता है हमारा भाबर। कारण बता दूं, नदियाँ, जब मैंने आपको कहा था ज़्यादातर नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं। जितने भी हमारे उच्च पर्वत है, ज़्यादातर देखिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ इसी पार्ट में पड़ती है। 6000 मीटर से ऊंची उनकी हाइट है। तो इतनी हाइट पे जो बारिश न होकर बर्फ़ की वर्षा होती है, और वही बर्फ़ समर के गर्मियों के दौरान, मौसम परिवर्तन के दौरान पिघलती है, और वही पिघला हुआ जल इन नित्यवाही नदियों को मिलता है। तो जब वो निकलती है तो इन पर्वत पदीय क्षेत्रों से वो अपक्षयपर्दन करेंगी, अपक्षयपर्दन टूट फूट करेंगी। तो वो जो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े, ठीक है, वो कहाँ रखेंगी, इन्हीं पर्वतों के पास ही तो रखेंगी, क्योंकि इतना वजन नदी अपने भार से 64 गुना ले जा सकती है, लेकिन भारी पत्थरों को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती। तो जो बड़े बड़े शिलाखंड हैं वो तो रहते हैं पर्वत के पास, ठीक है। अब पर्वत के जब पास रहेंगे, फिर मध्यम आकार के थोड़ा और आगे लेके जाएगी, उससे और बारीक थोड़े और आगे जाएंगे, और बहुत बारीक जाके जो रेत के कण है वो किस में गिर जाते हैं, ये मान लीजिए बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगे। लेकिन अब देखिए जो नदी यहाँ से निकलेगी, ये बड़े बड़े पत्थर है, तो ये आपस में चिपक तो सकते नहीं, इनके बीच में गैप होगा, तो वो नदियाँ इसके बीच में धाराएं चली जाएंगी। और ये हमें ऊपर से तो दिखेगा कि पत्थर बिछ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ही अंदर क्या होती है, नदी बह रही होती है, जो कि हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती है। तो एक तरीके से भर गई, ऊपर कुछ नहीं देखा, नीचे भरा हुआ है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं। इसकी अगर बात करें भाबर प्रदेश की, तो जो भाबर प्रदेश है वो, उसकी जो चौड़ाई अगर हम बात करें 8 से 10 किलोमीटर, इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं भाबर प्रदेश की, 8 से 10 किलोमीटर ये क्षेत्र चौड़ा पाया, इसकी चौड़ाई पाई जाती है। इसके कारण बड़े बड़े पत्थर जो है, बड़े बड़े गोल गोल घूम घूम के पहुँचते, इसकी चौड़ाई पाई जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे बड़े पत्थर है, कंकड़ है, बजरी, ये सभी मिलते हैं, लेकिन बड़ों की ज़्यादा मात्रा होती है, ढेर कर देती है और इनके नीचे बहती है। अब सेकंड आगे तराई, यहाँ बड़े पत्थर है, तो इससे आगे क्या मिलेंगे, मध्यम आकार के पत्थर, बारीक रेत, वो आ जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी से लेके तिस्ता, मतलब सिक्किम तक का क्षेत्र हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। अब उसके निचले वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, तराई क्षेत्र की, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, भाबर के दक्षिण में, भाबर ये है तो इसका दक्षिण वाला हिस्सा यही तो होगा। भाबर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र होता है। दलदली क्यों है, ये इसका रीजन है। बड़े कंकड़ पत्थर तो यहाँ रह गए, बारीक वाले यहाँ आ गए, तो जो नदी, पानी जो नीचे विलुप्त हो गया था, वो इस क्षेत्र में क्या होता है, हमें दिखाई देने लगता है। तो गीला रहेगा, नमी रहेगी हर वक्त, वो पानी रिस रिस के ऊपर इधर से निकलता रहेगा। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। चौड़ाई, तराई क्षेत्र की बात करें चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई भाबर से थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, ये होती है 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा होता है इसकी तराई, ठीक। इसकी चौड़ाई होती है भाबर की। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि गीला रहने के कारण जो पानी वाली हम खेती है वो कर सकते हैं पानी के लिए, जैसे अपने चावल है, गन्ना है, गेहूँ है, ये बहुत अच्छे होते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, बिखरी हुई है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये पूरा इलाका हो, नहीं, कहीं यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, तो ऐसे। तो भाबर में तो पानी अंदर चला गया, तराई में पानी ऊपर नमी लेके आ गया, तो दलदली सा क्षेत्र रहता है। तो गन्ने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके चावल के लिए तो पानी चाहिए, गेहूँ भी अच्छा होता है। तो ये क्षेत्र हमारा कहलाएगा तराई। अब आ जाता है बांगर। बांगर मतलब एक तरीके से समझ लीजिए बंजर, कंकड़, और यह खारीय क्षेत्र, ये कहलाता है बांगर प्रदेश। बांगर में क्या होता है कि जब पानी, नदी बाढ़ आ रही है या नदी का पानी आ रहा है, हर साल लेयर बिछाती जा रही है, ऊंची 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 होती जा रही है। ऊंची होने के कारण क्या होता है, जो पानी होता है
वो इस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाता, बाढ़ का पानी वहाँ पहुंच नहीं पाता, तो नदी धीरे धीरे जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर उठता रहता है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो छोटे छोटे कंकरीले रूप में बदल जाती है, कंकड़ के रूप में, जैसे ढली बोलते हैं ना, जैसे हम ढली में बदल जाती है, पैर भी रखते हैं तो चुभती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम जहाँ पे बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए उसे हम क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। अगर उनमें क्षारीय या खारीय स्थिति देखने को मिले आपको, तो ज़्यादातर ये है ना, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हर जगह ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको बोल रही हूँ कंकड़ के नाम से, कहीं कुछ कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बांगर प्रदेश में जो ऊपर की मिट्टी होती है मुलायम होते, वो वाष्पीकृत होकर टूट फूट जाती है, बचती ही नहीं है, तो बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत कठोर मिट्टी हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में कंकरीली भूमि मिलती है। मैंने कहा ना, छोटे छोटे मिट्टी के ढेले बन जाते हैं। कंकरीली मिट्टी मिलने के कारण ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, एकदम धूड़ कहते हैं। जो मिट्टी के कंकड़ बनते हैं ना, उनको वहाँ पे ऐसे क्षेत्र में जो ऐसे कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं, धूड़ प्रदेश कहलाते हैं। और अगर इनमें लवणीय या क्षारीय मिल जाए, खारी या क्षारीय मिल जाए, तो उसके नाम अलग है, उसको कहते हैं रेत या कल्लर, इसके नाम से जाना जाता है। तो ये अपना हो गया कौन सा क्षेत्र, जहाँ बाढ़ का पानी ना पहुंचे, वो क्षेत्र कहलाता है हमारा बांगर प्रदेश। ज़्यादातर देखिए कहाँ पाए जाते हैं, अगर मैं इसकी पर्टिकुलर क्षेत्र आपको कहूँ तो पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बांगर प्रदेश पाया जाता है। ठीक है। तीसरा है खादर, इसका उल्टा कर दीजिए, बांगर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा, खादर जहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाए उसे हम क्या कहते हैं, खादर प्रदेश। ठीक है। तो ये खादर प्रदेश भी देखिए, उसके बाद खादर जो है, खादर जहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाए, जहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाए, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं खादर। खादर का मतलब नमी युक्त क्षेत्र, वो क्या कहलाते हैं, हमारे खादर कहलाते हैं। और ये खादर का इलाका अगर हम पूछें तो भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार और इसमें पश्चिमी बंगाल, ये जो 3 क्षेत्र हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली खादर वाले क्षेत्र है, जहाँ नमी अच्छी रहती है। तो इसका मतलब दलहन है, तिलहन है, जितनी भी कृषिगत उपजें हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी होती है खादर क्षेत्र में। खादर का ही बड़ा हुआ रूप, ये तो हमारा पांचवा हो जाएगा डेल्टा। खादर का ही बड़ा हुआ रूप, जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने संग जितना भी अवसाद लाती है तो किनारों पे छोड़ देती है, तो वो धारा मुख्य में न होकर छोटी छोटी कई शाखाओं के रूप में जाके, क्योंकि उसकी गाज जो है वो तो किनारों पे रह जाती है और उसकी शाखाएं जो है बारीक कणों को लेकर किसमें गिर जाती है, तो जो छोटी छोटी शाखाओं के रूप में एक क्षेत्र कवर होता है वो होता है डेल्टा। तो डेल्टा एक तरीके से नाम जो रखा गया था वो डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति को लेके रखा गया था। तो ये हम अपवा तंत्र में पढ़ेंगे पूरा डेल्टा का, लेकिन फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या है, कि खादर का बड़ा हुआ रूपी डेल्टा है। और डेल्टा की स्थिति आपको मोस्टली पूरी तरह देखने को मिलेगी पश्चिमी बंगाल में। डेल्टा जो है, ये डेल्टा पश्चिमी बंगाल में भी 2 स्तर हैं, एक तो निचला स्तर और दूसरा ऊपरी स्तर। ठीक है। अब जो निचला स्तर है वो तो है दलदली, या इसको कहते हैं पंख क्षेत्र। पंख मतलब दलदली होता है। दूसरा होता है ऐसी मिट्टी जहाँ मिट्टी का जमाव होता जा रहा है, तो क्षेत्र ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होने के कारण वो क्षेत्र, उसको वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं 4 मैदान। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 4 मैदान कहाँ बोला जाता है या 4 मैदान किसे कहते हैं। तो पश्चिमी बंगाल में ऊंची उठी हुई सतही भाग को, मैदानी भाग को क्या कहते हैं, 4 मैदान, और निचले भाग को दलदली पंख क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर स्लम्स एरिया हैं, दलदल रहती है, कीड़े मकोड़े मच्छर बहुत रहते हैं, तो स्लम्स एरिया यहाँ ज़्यादा डेवलप है। तो हम अपने जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उन्हें 5 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा भाबर हो गया, फिर तराई, अपना भाबर के बाद हो जाएगा तराई, तराई के बाद अपना हो जाएगा बांगर, बांगर के बाद खादर और खादर के बाद अपना डेल्टा। ये एक सामान्य वर्गीकरण है समझने के लिए। अब हम वर्गीकरण को प्रादेशिक आधार पर भी समझ सकते हैं।
प्रादेशिक वर्गीकरण। अब ये जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पंजाब, हरियाणा का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा राजस्थान का मैदान और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इससे क्या समझने में आसानी हो जाएगी, हम आसानी से इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहला हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पंजाब हरियाणा वाला हिस्सा ये हो गया हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान। अब इस मैदान का निर्माण किससे हुआ है? सिंधु नदी तंत्र, कैलाश पर्वत, ये जाएगा आपका जास्कर से आगे वाला कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पास यहाँ मानसरोवर झील है, गिलगित से होती है ये नदी ऐसे सिंधु नदी निकलती है, तो ये हमारी होगी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकल के गिलगित यहाँ होती हुई काराकोरम और अपनी लद्दाख श्रेणी के पास से निकलती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। दुर्खिमाबाद पाकिस्तान के कराची के पूर्व में होकर निकल जाती है। ये सिंधु नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम। ये झेलम, उससे थोड़ी दूरी पे आती है चिनाब, फिर रावी, राक्षसताल से यहाँ से राक्षसताल से सतलज और सतलज में आके मिल जाती है व्यास। ठीक है, तो ये 5 नदियाँ, ये पांचों नदी इसमें जाके मिलती है चिनाब में। झेलम भी चिनाब में मिलती है, रावी मिलती है, व्यास मिलती है, सतलज। इनको पांचों को मिलने पे कहते हैं पंजाब में पंचनद क्षेत्र। ये पांचों जब 45 किलोमीटर तक पंजाब में कराची के पास तक पहुँचती है और 45 किलोमीटर तक ये पांचों मिलने के बाद तब जाके सिंधु नदी में मिलती है और अंत में अरब सागर में जाकर गिर जाती है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो भारत में मुख्य रूप से प्रवाहित होने वाली नदियों की पंजाब मतलब 5 नदियों का क्षेत्र, लेकिन वर्तमान एक पंजाब भारत में तो एक पंजाब पाकिस्तान में। भारत के जो पंजाब के पास 2 ही नदियां हैं, व्यास और सतलज। बाकी की ये जो तीनों झेलम है, चिनाब है, रावी है, सिंधु है, इसका अधिकतर जल जो है वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। तो पाकिस्तान जल की पूर्ति हमारे इन्हीं नदियों के माध्यम से करती है। ये जो क्षेत्र है तिब्बत वाला क्षेत्र है, जहाँ पे चीन वाला जहाँ से निकलती है, ले वाले क्षेत्र पास। यहाँ से निकलने के बाद इन नदियों के द्वारा, ये तो मुख्य नदियाँ, इनकी भी छोटी छोटी सहायक नदियाँ, लेकिन मुख्य नदी तंत्र को हम लेके चलेंगे सिंधु की झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम का आपको पता है कश्मीर वाला क्षेत्र वेरीनाग झील वाला है, ये सारा आपका तंत्र में आ जाएगा। तो ये इन नदियों के द्वारा ये क्षेत्र निर्मित किया गया है। तो इनमें भी कुछ विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा की बात करें मैदान में तो ये 2 रुपये, एक तो बनता है दोआब क्षेत्र और दूसरा बनता है बांगर क्षेत्र। अब मैं पंजाब हरियाणा तो क्लियर है क्योंकि देखते हो पंजाब वाला क्षेत्र और हरियाणा वाला क्षेत्र। अब ये जो पंजाब हरियाणा नदियों का पानी मिल रहा है तो कृषि उपज होगी, लेकिन नहीं है। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के मिलन से निर्मित मैदान। ठीक है, ये हो गया दोआब। तो दोआबी क्षेत्र भी कितने हैं यहाँ पे? इस दोआब के भी 2 पार्ट हैं, एक तो है बारी दोआब और दूसरा है पिस्त दोआब। अब ये मैंने क्योंकि नदियों के आधार पे बतानी, तो नदियों के आधार पर हम इसे समझेंगे। तो जो हमारा बारी दोआब है, ये हमारा जो दोआब इसके 2 नदियों के बीच का क्षेत्र तो सबसे ऊंचा होगा। तो ये पड़ता है हमारा रावी व व्यास नदी के मध्य। ठीक है,
और ये व्यास पे खत्म हुई है तो विस्तुवार किससे बनेगा? व्यास व सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र। ठीक, दोनों हो गए। ये तो व्यास व सतलज के मध्य का है और ये किसके? तो ये दोनों दोआबी क्षेत्र यहाँ बनते हैं तो उपजाऊ हुआ, लेकिन इसका एक क्षेत्र बांगर मतलब अनुर्वरक, अनुर्वरक क्षेत्र या अनुपजाऊ क्षेत्र या बंजर क्षेत्र। एक क्षेत्र ऐसा भी पड़ता है क्योंकि वहां पे क्या पानी पहुंच नहीं पाता है ये निचले क्षेत्रों में, और पानी न पहुंचने के बाद बाष्पीकरण होने के कारण वहां पे भी मैंने आपको कहा था बांगर में रेहे कलर धूल मतलब मिट्टी के डले बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर पर्टिकुलर मैं आपको क्षेत्र कहूँ तो पंजाब का होशियार अच्छी तरह जो स्पष्ट संरचना देखने को मिलती है वो पंजाब के होशियारपुर वाले क्षेत्र में बांगर संरचना देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र में कृषिगत सिंचाई के बांगर क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर भी नीचे रहता है, पानी भी नहीं पहुंच पाता, तो इस वजह से इन क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। बाकी का और नदियों उसके बाद नहरें निकाल के पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उतनी कृषि डेवलप नहीं है जितनी की दुआबी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका मैदान? पंजाब और हरियाणा का मैदान। पहला वर्गीकरण। दूसरे की हम बात करते हैं। तो दूसरा है हमारा गंगा का मैदान। अब गंगा की जब मैदान की बात करते हैं तो गंगा देखिए कहाँ से निकलती है? अलकनंदा भागीरथी मिलती गंगोत्री से, यहाँ से गंगा हमारी निकलती है। तो गंगा कितने क्षेत्रों को कवर करती हुई यहाँ आ रही? ठीक है, अब इसमें देखिए उत्तराखंड वाला हिस्सा भी आ जाएगा, ठीक है, एमपी भी आ जाएगी, ये तो नेपाल हो ही गया हमारा ऊपर, नेपाल के नीचे आ जाए। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये सारा का सारा ये पूरा किसने कर लिया है? हमारा गंगा नदी ने। अब इसमें भी 3 क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र हम बात करते हैं इसमें, दूसरा हस्तक्षेप, ये गंगा नदी जाती है, गंगा और इसकी सहायक नदी, और इसको हम कर देते हैं ठीक है। ये गंगा के मैं 3 पार्ट कर रही हूँ। ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा निचली गंगा का मैदान। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? तो इसमें तो देखिए उत्तराखंड आ ही रहा है आपका, प्लस उत्तर प्रदेश आ रहा है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र भी आ रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र वाला। ठीक है, मध्य गंगा में अपना सीधा सीधा उत्तर प्रदेश, बिहार प्लस पश्चिमी बंगाल। ठीक है, निचले गंगा में एक ही आएगा, पश्चिमी बंगाल। तो हम स्टेट के डिवाइड करके भी हम इसे समझ सकते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान की बात कर रहे हैं कि जो शिवालिक श्रेणी मैंने आपको बताई थी, ये पूरी शिवालिक श्रेणी जा रही है। शिवालिक श्रेणी के जो पंजाब के नीचे गिरपदीय क्षेत्र है, मतलब नीचे वाले क्षेत्र है, तो वहाँ बड़े बड़े कंकड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, तो वहाँ पे ये जो क्षेत्र है, अगर मैं इसकी बात करूँ पूरे की, तो इसमें आपको भाबर भी मिलेगा, खादर भी मिलेगा, आपको इसमें डेल्टाई क्षेत्र भी, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो क्षेत्र हमें कवर करना है, उसमें ऊपरी गंगा को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं जिसमें नदियाँ प्रवेश कर जाती हैं, हमें दिखाई भी नहीं देती है, वो भावर प्रदेश की जो मैंने संरचना बताई थी। उसके बाद आता है मध्य गंगा का मैदान, जहाँ पे नमी खादर, मैंने आपको कहा था खादर क्षेत्र, तो खादर क्षेत्र होने के कारण ये सभी प्रकार की कृषि उपजें पैदा होंगी। फिर मैंने कहा था खादर और डेल्टाई क्षेत्र, तो ये पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे अपने संग जितना भी गाद लाती है उनको छोड़ देती, शाखाओं के रूप में किसमें जाके गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और जिसके कारण यहाँ पे डेल्टा निर्मित है। यहीं से ऊपर से मानसरोवर सांगपो, तिब्बत में सांगपो, दिहांग और लोहिता कहलाती है, और असम में आके क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी।
असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। और ये भी पश्चिमी बंगाल में जाके दोनों ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे गंगा नदी में मिलके दोनों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवीज़न जो हम कर रहे हैं वो है गंगा के डिवीज़न, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और क्या। तो इनके जगह जगह पे क्या होता है कि ये जब क्षेत्र आता है तो उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों से जब नदी नीचे उतरती है तो विसर्ग बनाती है। विसर्ग मतलब ऐसे, ये क्या है हमारे विसर्ग है। एक विसर्ग में जब नदी में कम पानी होता है तो वो ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं कर पाती, तो घूम घूम के बच के निकलती है। लेकिन बारिश के दिनों में, बाढ़ के दिनों में पानी आ जाता है तो नदी सीधे निकल जाती है। जब ये सीधे बहने लगती है तो ये जो पहले घूम के चल रही थी उन हिस्सों में पानी भरा रह जाता है और पानी तेजी से आगे निकल जाता है। तो ये जो क्षेत्र अलग हटे रह जाते हैं, इनमें क्या सी आकार कह लो या इनमें झील नुमा आकृति बने, इन्हें कहते हैं गोखुर झील। तो किसका निर्माण हो जाता है विसर्गों के माध्यम से, जब पानी ज्यादा आ जाता है। गोखुर झील इस क्षेत्र में देखने को बहुत मिलती है। विसर्ग नुमा मतलब सांप की नुमा आकृति में घूमती हुई नदियां निकलती है, वो भी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए गोखुर झील बन जाती है। तो गोखुर झील जो है ये ज़्यादातर किस क्षेत्र में देखने को मिलती है हमें, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में। देखिए जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु दो शब्द ऐसे आते हैं जो ज़्यादातर हमें मध्य गंगा के मैदान में ही देखने को मिले हैं। अब हम कहेंगे निचला मैदान, तो निचला वाला क्षेत्र ये पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र आ जाएगा प्रॉपरली, जहाँ पे नदी गिरती है। और डेल्टा का निर्माण पश्चिमी बंगाल में होगा। तो आपके पटसन है, चावल है, जूट है, इसकी खेती इन क्षेत्र में बहुत बेहतरीन होती है। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र की बात करें कि गंगा का मैदान आखिर बना कैसे, देखिए जब हिमालय पर्वत का विस्तार हो रहा था, हिमालय पर्वत का विस्तार, तो उस समय उस विस्तार को रोकने में काम किया किसने, प्रायद्वीपीय पठारी। जब इसके, क्योंकि ये कठोर था, ये अग्रसर हो रहा था, इसने जब इसे रोका तो जब इसमें वलन पड़े तो एक हिस्सा तो ऊंचा गया और एक हिस्सा नीचे गड्ढा बन गया। तो जो ऊंचा था वो तो बन गए पर्वत, और जो गड्ढे बने वो वही रूप क्या है, गंगा। तो गंगा का मैदान की अगर बात करें तो इसे अग्रगढ़ भी कह सकते हैं, पर्वत के आगे का गड्ढा, जिसको अपक्षय अपरदन द्वारा जो अपवाह नदियों के द्वारा मलबा लाया गया उसको धीरे धीरे इस गड्ढे को भर दिया गया, वर्तमान में समतल रूप ले लिया। तो गंगा का मैदान क्या है, एक तरीके से भारत का अग्रगढ़ है, और जिसको नदियों ने अपने निक्षेपों के माध्यम से भर दिया है और वर्तमान में समतल मैदान के रूप में हमें दिखाई देता है। इसकी बात करें जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो आपके किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, मध्य गंगा के मैदान में। मध्य गंगा के मैदान में मैंने आपको 3 क्षेत्र बताई दिए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र इसमें विशेष रूप से आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अग्रगढ़ के बाद, तो अगर बारिश की मात्रा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून उठता है तो वो यहाँ ज़्यादा बारिश कराता है पश्चिमी बंगाल में। लेकिन जैसे जैसे वो पश्चिम की, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो बारिश की मात्रा, क्योंकि देखिए बारिश होती जा रही है तो पानी कम होता जा रहा है, पानी कम होता जाएगा तो यहाँ की अपेक्षा बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। दूसरी बात, ये पर्वतीय क्षेत्र है, 6000 मीटर से मैं कह रही हूँ हाइट ज़्यादा है इन क्षेत्रों में कहीं पर्वतों की। तो इस क्षेत्र में क्योंकि नीचे जा नहीं सकता, इनको ऊपर क्रॉस कर नहीं सकते, क्रॉस करके जाते हैं तो पानी की जो नमी है, आर्द्रता है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस क्षेत्र में ठंडक हो जाती है। ठंडक होने के कारण इसीलिए तिब्बत कैसा है, ठंडा मरुस्थल है एक तरीके से। बारिश ही नहीं होगी तो मरुस्थल बर्फ के रूप में होगी, तो बर्फ के रूप में होगी तो इस क्षेत्र में बारिश की मात्रा कम हो जाती है, तो जल की मात्रा भी कम। तो सर्वाधिक जल की मात्रा या तो मध्य में मिलेगी या जहाँ सारी नदियों का जल, अब सिर्फ गंगा की ही नदी थोड़ी ना है कि गंगा का ही जल आ रहा है। गंगा की सहायक में पीछे से यमुना आती है, इधर से राजस्थान की तरफ से चंबल आके मिलती है, सोन आके मिलती है, बेतवा आके मिलती है। इसके अलावा ऊपर से आपकी काली है, तिस्ता है, कोसी नदी है, रामगंगा, बाणगंगा, घाघरा, गोमती, ये सारी नदियाँ सारी की सारी रह के किस में आके मिलती है, गंगा में। तो गंगा नदी का तंत्र ही बहुत बड़ा हो गया। इतनी सारी नदियाँ आएंगी तो जल की मात्रा होगी, और जल की मात्रा होगी तो इस क्षेत्र को नमी युक्त रखेगा। पश्चिमी बंगाल में आके सारी नदियां अपना डेल्टाई रूप प्रदर्शित करती हैं और डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान का मैदान।
राजस्थान। अब राजस्थान वाला हिस्सा कौन सा है हमारा, ये। ठीक है, ये हमारा राजस्थान वाला हिस्सा है। हम राजस्थान में रहते तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान का हिस्सा है। और राजस्थान का ये वाला हिस्सा कौन सा वाला, पश्चिम वाला हिस्सा, ये कहलाता है हमारा राजस्थान का मैदान। अब मैदान कहेंगे मैडम ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, मरुस्थलीय क्षेत्र। अगर हम राजस्थान की संरचना का निर्माण करें, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये अरावली क्षेत्र है हमारा, ठीक है, अरावली। इसको अगर दो भागों में विभाजित करें तो 25 सेंटी समवर्षा रेखा, सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और यहाँ से बन की भारत की 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो भारत को जलीय क्षेत्र में विभाजित करती है। तो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश जो होती है तो ये तो कहलाता है शुष्क मरुस्थल, और 25 से 50 के बीच में होती है तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो जब यहाँ बारिश कम हो रही है, एक क्षेत्र ऐसा भी है जो बालू का स्तूप युक्त है और एक मुक्त भी है, यहाँ मुक्त क्षेत्र है बालू का स्तूप। तो ये जो दो क्षेत्र है वर्षा के आधार पे हमने इसका निर्धारण किया। ऐसा नहीं है कि किसी आधार पे, जल के आधार पे हम निर्धारण कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जल की बात कर रहे हैं क्योंकि नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से ही मैदान का निर्माण हुआ है। तो अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, भारत के उत्तर, ये राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे या हमारे जीके की भी ट्रिक्स है, ये किसने बनाया है, सतलज प्लस व्यास नदी द्वारा निर्मित, ठीक है। और अगर पूर्व की बात करें, इस पूर्व की, तो ये जो बनाया है, ये बनाया है गंगा और यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदान। कैसे, देखिए, ये चंबल जा रही है हमारे यहाँ से, ठीक, भैंसोरगढ़ से, चित्तौड़गढ़ भैंसोरगढ़ से प्रवेश करती हुई यहाँ से कोटा बूंदी होती है धौलपुर, ये धौलपुर वाला क्षेत्र, धौलपुर से होती आगरा में फैजाबाद के पास ही यमुना में मिल जाती है। इसका मतलब यमुना का बहाव क्षेत्र यहाँ तक, तभी तो चंबल उसमें जाके, और यमुना खुद किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। तो एक तरीके से ये नदी तंत्र प्राचीन काल में यहाँ तक रहा होगा, तभी तो वो उसमें सहायक हो पाई होगी, वरना बिना यहाँ तक पहुंचे किसी, जब आपको किसी को जानते ही नहीं होगे तो उससे कैसे जाके मिलोगे। तो इसका मतलब, तो ये क्षेत्र तो बनाया सतलज और व्यास नदी के ने, और ये बनाया गंगा और यमुना नदी के मैदान है। तो मैदानी क्षेत्र की संरचना तो राजस्थान में है ही है, और शुष्क और अर्धशुष्क की स्थिति भी ये बनाई दिखाई देती ही है। लेकिन अगर हम इस बात करें कि इसका विस्तार कहाँ से है, तो अरावली की बात करें तो सिर्फ ये मरुस्थलीय क्षेत्र भारत में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी है और पंजाब हरियाणा में भी। ये वाला हिस्सा जो है, कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र अपना पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र को भी कवर करता है। अरावली इसके बिल्कुल मध्य में पड़ती है, ठीक है। तो राजस्थान में जो ये मैदान है, बांगर क्षेत्र कह सकते हैं। बांगर मैंने आपको बताया था, जहाँ बारिश कम हो वो बांगर क्षेत्र के नाम से जाना है। राजस्थान की बांगर की जो भूमि है वो उर्वरक है, थोड़ी उर्वर है, मतलब कण बहुत मोटे मोटे हैं, उर्वर है, तो उसको राजस्थान में कहते हैं बांगर भूमि को। भूमि को राजस्थान में कहते हैं रोही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएएस में पूछा जा चुका है कि बांगर भूमि को राजस्थान में क्या कहा जाता है, रोही के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थार का मरुस्थल एक तरीके से विभाजक रेखा का काम करता ही है। राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ खनिज तेल, जिप्सम, नमक भंडार, अपने ज्यादातर राजस्थान को देखो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो काफी सारे खनिज तो हमारे यही निकलते हैं। दूसरी, इंदिरा गांधी ने सतलज हरी के बैराज से, पंजाब में हरी के बैराज से, भाखड़ा नागल बांध के पास हरी के बैराज से वहाँ इंदिरा गांधी नहर आई रही है अपनी यहाँ से, ठीक। ये इंदिरा गांधी नहर अपनी पहले यहाँ तक थी, अब तो मोहनगढ़ तक आ गई है। तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जा रही है। पानी की कमी की पूर्ति किसके माध्यम से की जा रही है, इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा इसमें सामर झील सबसे बड़ी झील है, जयपुर के पास, यहाँ जयपुर के पास सामर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करें झील की, तो यहाँ झील भी बनती है, खारे पानी की अंत्य स्थिति है। इसके अलावा लूनी नदी है,
अजमेर के नाग पर्वत से यहाँ लूनी नदी निकलती है और ये अरब सागर में जाके चले। वैसे तो कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। एक इस पे आपको बात है कि देखिए, कई कहते हैं कि अंतर प्रवाही नदी है, कई कहते हैं कि अरब सागर में गिरती है। तो वैसे तो अंतर प्रवाही नदी जब बारिश का पानी नहीं आता है तो कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां हैं जहाँ अभी केंद्रीय प्रवाह होता है। ठीक है, समतल है जिसे बॉल्सन कहते हैं, और जो चौरस और प्रवाही छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है वो प्लाया कहलाती है। तो ये हो गया अपना किसका मैदान, राजस्थान का। तो मैदान एक तरह 33 सागर के भाग है अगर कहा जाए तो। उसी बात बचा हुआ जो अफ्रीका के सहारा का मरुस्थल, उसी का आगे का अग्रसर प्रसाद है। तो ये हो गया हमारा राजस्थान का मैदान समझने के लिए। अगला है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए, मैंने आपको बताई थी तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में प्रवेश करती है देहांग और लोहिता, असम में जब आती है तब इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ जाके पड़ता है इसका, असम राज्य में जाके इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक, जैसे सिंधु और सिंधु की सहायक नदी, गंगा और गंगा की सहायक में आपको मैंने सारी बता दी, काली है, तिस्ता है, कोसी है, रामगंगा, बाणगंगा, घाघरा, गोमती, तिस्ता, ये सारी आ गई थी। नीचे से चंबल, सोन, बेतवा, ये सारी आपकी आई हुई थी। ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र था। ऐसे ही अपना किसका आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के क्षेत्र पूर्व में जाकर पूर्वी क्षेत्र कवर कर रहा है हमें। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की। देखिए, बंगाल की खाड़ी में तो जाएगा पूर्व में, ऐसे तो ऐसे जाके ऐसे गिरती है, यहाँ से आके बांग्लादेश में होती है। ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा। तो बांग्लादेश में जाके मिलती है ये अपनी सीधी सीधी। ढाल प्रवणता कम है, इसे कई नदी द्वीप भी मिलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी में द्वीप मिलता है, वो है जीके मौजूदी द्वीप। आपसे पूछा जाए नदी द्वीप कौन सा है तो ये किस में मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ये जीके का क्वेश्चन है कि कोई नदी द्वीप बताइए। तो मौजूदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में ढाल कम है तो मिट्टी वहीं इकट्ठी होती रहती है, निक्षेप होता रहता है, तो द्वीप का निर्माण हो गया मौजूदी द्वीप का। इसके अलावा असम घाटी के जो उत्तरी उत्तरी किनारा है खड़े ढाल का है, लेकिन दक्षिणी किनारा जो मेघालय की तरफ है, ये वाला हिस्सा, ये मेघालय, ये असम है, असम के नीचे ये मेघालय, यहाँ ढाल कम है, यहाँ तो तीव्र ढाल है और यहाँ ढाल मंद है, यहाँ पे पाया जाता है। अगर मैं इस मैदान की बात करूं तो भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से, जैसे ये सबसे उपजाऊ है ऐसे ही भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से ये आता है। यहाँ मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो किस किस की खेती होगी, मुख्य रूप से उपजाऊ है तो, लेकिन फिर भी चावल और पटसन की खेती विशेष रूप से होती है। यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, पानी का पूर्ति हो जाती है, क्षेत्र भी अच्छा उपजाऊ भी है। सहायक नदियों के द्वारा कुछ शंकुओं का निर्माण हो जाता है, गोखुर झील बनती है, दलदल बन जाते हैं, तराई क्षेत्र बन जाते हैं। तो ये पूरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे नदियों का प्रवाह क्षेत्र काफी प्रभावित करता है।